बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेक्चर एडी आर्ट्स पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये लेक्चर एडी साइंस यानी बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए भी है। ये लेक्चर सीएसएस के कैंडिडेट्स के लिए भी है। ये लेक्चर पीएमएस के कैंडिडेट्स के लिए भी है। अलगर्ज जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अहम है, यानी कि ये कंपलसरी है। इसके अलावा पीपीएससी के, एफपीएससी के या फिर किसी भी इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट की जो सीट्स आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनमें अमूमन ये क्वेश्चन लाजमी आता है। या तो कॉम्प्रिहेंशन पूछी जाती है या फिर प्रिसाइज राइटिंग जो है वो पूछी जाती है। तो व्यूअर्स, अब चूँकि इम्तिहानात का सिलसिला शुरू हो गया है और मुकाबले के इम्तिहान हो, किसी भी किस्म की जॉब हो, तो इस सवाल की अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है जो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं व्यूअर्स स्टूडेंट्स की, तो वो चूँकि ये इंग्लिश बी के पोर्शन में आती है तो वो इससे मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स पूरे पेपर में ए की निस्बत बी में ज़्यादा अच्छे ले सकते हैं। तो उस सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे आज कॉम्प्रिहेंशन क्या है, प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है, प्रिसाइज राइटिंग को अटेम्प्ट करने का तरीका, किन किन चीज़ों को फोकस करना है, ये सारी चीज़ें, और उसके साथ साथ एडी साइंस बीएससी पार्ट 2 में ये कितने नंबर की आती है और एडी आर्ट्स पार्ट 1 बीए पार्ट 1 में ये कितने मार्क्स की आती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पर मूव करते हैं। आपको पता है ये क्वेश्चन पाकिस्तान के बहुत सारी जामियात में, जिसमें जामिया पंजाब, सरगोदा यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये क्वेश्चन कंपलसरी है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है फहम, उसके बाद अदराक। बेसिकली इस क्वेश्चन के ज़रिए एग्ज़ामिनर ये देखना चाहता है कि एक स्टूडेंट जो है वो अंग्रेज़ी ज़ुबान को देखकर, उसको पढ़कर उससे क्या समझना चाहता है। हम इन दोनों पॉइंट्स में ये चीज़ें देखेंगे। बेसिकली एग्ज़ामिनर जो हैं वो इन दोनों पोर्शंस में स्टूडेंट्स को क्या करते हैं जी, ये उसका एनालिसिस करते हैं, ये असेसमेंट करते हैं कि वो सबसे पहले कितनी अच्छी परसीव करता है अंग्रेज़ी को, और फिर उसे किस तरीके से प्रिसाइज राइटिंग के ज़रिए मुख्तसर कर बयान करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये अलग क्वेश्चंस के तौर पर आता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये कंबाइन आते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ प्रिसाइज राइटिंग लिखनी आती है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन लिखनी आती है। बाज़ दफ़ा जो मैंने आपको बताया कि जो जॉब्स के लिए इम्तिहान में, एग्ज़ाम में आती हैं, उनमें बाज़ दफ़ा वो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पूछ लेते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्रिहेंशन को आप देख लें और जिस यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है उसके मुताबिक आप इस वीडियो को देख लेंगे। तो व्यूअर्स, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब मैंने आपको बताया फहम, अदराक, यानी कि किस तरीके से आप समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। अब व्यूअर्स, होता क्या है कि आपको एक पैराग्राफ आता है, ठीक हो गया व्यूअर्स। अब यूँ समझ लीजिए कि ये एक आपको पैराग्राफ दिया गया, इसकी जितनी भी लेंथ है अभी आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना। एक पैराग्राफ आया, अच्छा, इसमें अब आपको क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन 3, ठीक हो गया जी, क्वेश्चन 4। अलगर्ज मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के हिसाब से मुख्तलिफ इसकी लेंथ है। जैसे कि बीएससी एडी साइंस पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए 3 क्वेश्चंस आते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस के 6 मार्क्स, तो उनका ये कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन 6 नंबर का आता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एडी आर्ट्स पार्ट 1 जो बीए पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको ये तकरीबन 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। वो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है, वो 3 नंबर के 3 क्वेश्चंस दे दे, वो 2 नंबर के 5 क्वेश्चंस दे दे, एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है। अच्छा, अब कॉम्प्रीहेंशन में स्टूडेंट्स आपने करना क्या होता है? सबसे पहले आपने 1 टाइम इसको पढ़ना है, वंस, एक मर्तबा आपने इसको पढ़ना है, समझना है कि ये बेसिकली पैराग्राफ किस लिए है। स्टूडेंट्स, अमूमन ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ में हो या फिर किसी इम्तिहान में हो, चाहे सीएसएस में, पीएमएस में, किसी भी पोर्शन में जब ये पैराग्राफ आता है कॉम्प्रीहेंशन के लिए, तो अमूमन इसकी राइटिंग जो होती है ना वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, वोकैबुलरी थोड़ी सी हाई होती है और ऐसी होती है कि फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स जैसे उसे देखते हैं उन्हें लगता है कि ये हमसे अटैम्प्ट नहीं होगी। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप तहम्मुल से इस क्वेश्चन के लिए अपना वक्त निकालें। जैसे अगर मैं बात करूं एडी आर्ट्स पार्ट 1 की, तो उसमें कम से कम ना स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो 50 to 55 मिनट्स इसके लिए रखें, अपना टाइम टेबल एडजस्ट करके इसके लिए 50 to 55 मिनट्स ज़रूर रखें ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट करें। अच्छा, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, अगर आप एक अच्छे एक्सपर्ट हैं, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की है, तो फिर आप 45 to 50 मिनट्स भी रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसे एक मरतबा पढ़ना है पैसेज को। ठीक हो गया, आपने पैसेज को पढ़ा, आपने उसका सेंट्रल थीम ले लिया कि ये बेसिकली क्वेश्चंस इसके बारे में, ये पैसेज बेसिकली किस चीज़ के मुतालिक है। जिस चीज़ के मुतालिक हो आप उसका एक मरकज़ी ख्याल, एक थीम जो है वो अपने जहन में बना लेते हैं। अब आ जाएं जी क्वेश्चंस के ऊपर। अब क्वेश्चंस जो होते हैं ना व्यूअर्स, वो मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जर्नल, कि उसका जवाब आपको इसमें मिल जाता है, वेरी सिंपल। समटाइम्स आपको क्वेश्चन आता है कि आप अपनी राय दें, आपने इस पैसेज को पढ़ा, आप क्या कहते हैं, इस तरह भी आता है। समटाइम्स क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं कि वो किसी भी पैराग्राफ में वर्ड को बोल्ड कर देगा, हाईलाइट जैसे कि अंडरलाइन कर देगा, या उन्हें इटैलिसाइज्ड कर देगा, और वो आपको कहेगा कि इसका सिनोनिम लिखें। सिनोनिम का मतलब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि उसका मीनिंग लिखाते हैं उर्दू में। आप अंग्रेज़ी के पेपर में उर्दू का कोई काम नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसका अंग्रेज़ी में क्या मीनिंग बनता है आप वो बयान करेंगे। ठीक हो गया। अब जिसमें आपसे राय तलब की जाती है वो भी आपने करनी है, और जो जर्नल क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सिंपली पूछे जाएंगे और उसके जवाबात इसके अंदर होंगे वो आपने ढूंढ कर लिखने होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने जैसे कि मैंने आपको बताया बीएससी पार्ट 2 जो एडी साइंस पार्ट 2 है, उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो आपने उसकी लेंथ जो है वो 3 to 5 लाइंस करनी है। अगर वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एडी आर्ट्स पार्ट 1 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन दे देता है, तो आप उसकी लेंथ जो है वो 5 to 7 लाइंस में करेंगे। बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, बहुत ही ज़्यादा लेंथ नहीं करनी, जितने कोशिश करें कि मुख्तसर इसको बयान करें। अच्छा व्यूअर्स, अब टेक्निकल पॉइंट आ गया जो आपने समझना है, वो ये कि फॉर एग्जांपल आप, ये क्वेश्चन है जो आपने इसमें से ढूंढना है। अच्छा, आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, आपको फॉर एग्जांपल ये लगा कि ये इसका जवाब है जी, वेरी गुड। अब क्या किया जी, इसको उठा के लिख दिया? नहीं स्टूडेंट्स, इसको अगर आप सेम कॉपी कर देंगे, जैसे कि कॉपी कैट बन जाएंगे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है व्यूअर्स कि ये जो पैसेज है ये तो आपको एग्जामिनर ने दिया है,
तो वो अपने दिए हुए मटेरियल को दोबारा लिखने पर आपको मार्क्स क्यों देगा? उसने मार्क्स आपको देने हैं आपकी अपनी इजाद पर, आपने क्या इन्वेंट किया है, आप क्या लिख रहे हो, आप खुद से उसे किस तरह बयान कर रहे हो, वो उसके आपको मार्क्स देगा। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, कि यानी कि ये अगर आपको जवाब नज़र आया है कि ये इस सवाल का जवाब है और आप इसे हू बहू लिख देंगे तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे। ठीक हो गया व्यूवर्स? अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अल्फाज को तोड़ मोड़ के लिख देते हैं, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने व्यूवर्स करना क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल जवाब है तो आप क्या करेंगे, उसको अपने अल्फाज में ढालेंगे। एक चीज़ ख्याल में रहे कि आपने उसे सेम एज इट नहीं लिखना। नंबर 2, आप जो लिखेंगे आप अपनी राय नहीं ऐड करेंगे, आपने उसी बात को आसान अंग्रेजी में लिखना है। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि दिस इज माई बुक, ये एक जुमला है। अब आप कहते हैं जी दिस बुक इज माइन। तो व्यूवर्स आप देखें इन दोनों जुमलों का मतलब एक ही है, ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। अब आप देखें कि अल्फाज चेंज करके उसका वही जवाब दिया गया है, लेकिन अल्फाज का जो चुनाव है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। तो यही काम आपने क्या करना है, जो अल्फाज होंगे उन्हें आप आसान अंग्रेज़ी में थोड़ा सा आसान बनाकर, ये चीज़ याद रहे कि आपका मीनिंग जो है वो चेंज ना हो, आपकी अपनी राय मुसल्लत ना हो, वही बात हो लेकिन आपके अल्फाज में, उसे आसान करके आप लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट तो ये था। अब नंबर 2 पॉइंट पे आ जाए। क्वेश्चन का जो टेंस है, अब जहन में रहे, फोकस कीजिए, तवज्जो दीजिए व्यूअर्स। क्वेश्चन का जो टेंस है आपने आंसर में वही टेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 जो था इसका टेंस था जी प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक हो गया व्यूअर्स? अच्छा, पैसेज जो है वो है पास, ये वाली स्टेटमेंट है, जो हमारा जवाब था वो था जी पास्ट इंडेफिनेट में। तो व्यूअर्स आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को जब अपने जवाब के तौर पर लिखना है तो आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखनी है कि वो किस टेंस में है, आपने जवाब उसी टेंस में देना है। अब यहाँ पर भी आपसे क्या हो जाएगी, चेंजिंग आ जाएगी। ठीक हो गया? अब ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने फोकस्ड करने हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स? अच्छा, उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन 2। सेम इसी तरह टेंस का ख्याल रखना है, जवाब कॉपी पेस्ट नहीं करना। आपसे राय तलब की गई है तो आपने रेलिवेंट रहना है। एक तो ये नहीं करना कि अगर आपसे राय तलब की गई है तो आप बहुत सारी दूसरी मिसालें देना शुरू कर दें, एग्जांपल्स देना नहीं, आपने टू द पॉइंट रहना है, रेलिवेंट रहना है। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उनके जवाबात इसमें से ले लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने आपको इसमें बता दिया कॉम्प्रीहेंशन में कि आपने मुख्तलिफ पेपर्स के मुताबिक मुख्तलिफ आपके मार्क्स होते हैं, नंबरिंग होती है। सबसे जो अहम बातें थी वो 2 थी कि एक आपने क्या करना है जी, कॉपी पेस्ट नहीं करना, अपनी तरफ से वही बात अपने अल्फाज में बयान करनी है, सिंपल लैंग्वेज में। नंबर 2, क्वेश्चन का जो टेंस होगा वो आपने उसी टेंस में जवाब लिखना है, चाहे पैसेज का टेंस कोई और ही क्यों ना हो। आपका क्वेश्चन का जो टेंस है आपके जवाब का वही टेंस होना चाहिए। नंबर 3, मैंने आपको टाइप्स बताई कि क्वेश्चंस की कितनी टाइप्स होती हैं। मैंने आपको बताया 3 तरह के। एक जर्नल होते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि तीनों टाइप्स ही वो ऐड कर देगा, हो सकता है कि सारे क्वेश्चन ही जर्नल हों कि आप इसमें से सर्च करें, हो सकता है कि वो तीनों टाइप्स ही आपसे पूछ ले। तो ये था व्यूवर्स कॉम्प्रीहेंशन का पोर्शन। अच्छा, एडी आर्ट्स पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन 10 नंबर का आता है। एडी साइंस जो बीएससी है उसके पार्ट 2 में ये 6 नंबर का सवाल है। इसी तरह मुख्तलिफ जामियात में इसके नंबरों की वेटेज जो है वो मुख्तलिफ है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रीहेंशन जो है ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, CSS, PMS या किसी डिपार्टमेंट का कोई एग्ज़ाम 100 नंबर का, 200 नंबर का
जो पेपर होता है उस पेपर में से कॉम्प्रिहेंशन जो है इंग्लिश के पेपर में लाजमी आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉम्प्रिहेंशन की समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं प्रिसाइज राइटिंग की तरफ कि प्रिसाइज राइटिंग क्या होती है और इसको किस तरीके से आपने करना है, किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखना है और इसको पॉइंट्स के बाद आपने इसको अटेम्प्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर इख्तियार करना है। प्रिसाइज राइटिंग का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, ये एक न्यूज़पेपर है इंग्लिश का। इसमें आप देखेंगे तो ये सारी की सारी प्रिसाइज राइटिंग पर ही मुश्तमिल होती है। रिपोर्टर्स क्या करते हैं जी, पहले रिपोर्ट देखते हैं, मौका पर जाते हैं, जगह पर जाते हैं, अगर जगह पर नहीं जाना तो वो इस चीज़ को ना पिक करके उसके ऊपर बहुत लंबी तहरीर लिखते हैं, वो उनका मेन पैसेज होता है। फिर वो क्या करते हैं, अखबार में उसकी जगह के मुताबिक उसकी अहम बातों को क्या करते हैं जी, मरकज़ी ख़्याल के तौर पर, थीम के तौर पर बयान करते हैं। अब अगर आप देखें ना कि ये मेरे सामने एक न्यूज़ है, इस न्यूज़ की जो मटेरियल होगा ना वो इस न्यूज़ रिपोर्टर ने बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया, फिर वो एडिटर के पास गया, एडिटर ने उसको क्या किया, प्रिसाइज कर दिया, मुख्तसर कर दिया, इसकी तलखीस कर दी, अहम बातों को उन्होंने बयान कर दिया। अब आप देखें कि उसको बयान करने के बाद उन्होंने ये देखें, ये हाईलाइटेड जो हेडिंग है ये क्या है, उसका टाइटल है। अब अगर मैं इस टाइटल को पढ़ूंगा ना तो मुझे खुद ही समझ, आपका टाइटल इस तरह का होना चाहिए जैसे कि ये देखें, मैं अगर इस टाइटल को पढ़ता हूँ ना तो मुझे समझ आ जाएगी कि इसके अंदर जो बात कही गई है वो इस पूरे पैसेज में है। ठीक हो गया, यानी कि इतना आपका शानदार किस्म का टाइटल होना चाहिए कि वो आपकी राइटिंग को बता दे कि आप बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक हो गया, यानी कि मैं हूं ना, फॉर एग्जांपल मैं ये ना पढ़ूं, मैं सिर्फ इस टाइटल को पढ़ लूं, मुझे पता लग जाए कि ये सारी बात बेसिकली क्या कहा जा रहा होगा। और अगर मैं इस प्रिसाइज राइटिंग को पढ़ता हूं तो वो ये भी मुझे पता लग जाएगा कि असल में रिपोर्टर ने कितना मटेरियल इकट्ठा किया होगा। तो अब इसके मुताबिक हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चूँकि न्यूज़ रिपोर्टर जो है ना उनके लिए तो एडिटर्स मौजूद हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आप ख़ुद इसके एडिटर होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि कॉम्प्रिहेंशन में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ़ पेपर्स में जॉब्स के लिए जो पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं, PPSC, FPSC, वो क्या करते हैं, जिस तरह कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन रखते हैं, बाज़ दफ़ा वो प्रिसाइज राइटिंग का भी करते हैं। तो हमने सबसे पहले सीखने हैं कुछ पॉइंट्स के कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं जी, बेहतरीन प्रिसाइज राइटिंग लिख सकते हैं और इसके हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इससे पहले हमें प्रिसाइज राइटिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रिसाइज जो है ना व्यूअर्स, ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी फ्रेंच वर्ड है जी। इसका मतलब है जी समरी, ठीक है। और प्रिसाइज राइटिंग क्या हो गया, द आर्ट ऑफ समरी राइटिंग। प्रिसाइज राइटिंग का मतलब क्या हुआ, फन है हमारे पास कि हम क्या करें जी, समराइज करने का हमारे पास फन है। इसको तलखीस निगारी कहते हैं उर्दू में, यानी कि मुख्तसर कर देना, बहुत ज़्यादा मटेरियल को आप क्या करते हैं जी, लिमिटेड अहम बातें उसमें से निकाल कर उसे मुख्तसर कर देते हैं। इसके लिए एक बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट है, दरिया को कूज़े में बंद कर देना। अब दरिया बहुत बड़ा है, उसे आप क्या करते हैं, मुख्तसर कर देते हैं। ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं जी इसके पॉइंट्स कि हमने किन किन पॉइंट्स को फॉलो करना है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले है जी क्लैरिटी। अच्छा, अब क्लैरिटी क्या होता है व्यूअर्स, क्लैरिटी ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पैसेज, ये देखें, अगर हम यूँ समझ लीजिए, ये यूँ समझ लीजिए कि ये आपको क्या हुआ है जी, ये पैसेज आया, ठीक है। आपने इस पैसेज में कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन कर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आनी है। क्लैरिटी कैसे लेंगे,
माहिरीन कहते हैं कि आप इसको वंस, ट्वाइस, थ्राइस, यानी कि कम से कम इस पूरे पैसेज को 3 दफ़ा आपने पढ़ना है। अच्छा व्यूवर्स, एक चीज़ आपको बता दूं, इसके एडी आर्ट्स पार्ट 1 में 15 मार्क्स हैं। अच्छा, एडी साइंस पार्ट 2 में 9 मार्क्स हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में इसके मुख्तलिफ मार्क्स होते हैं। तो इसके ऊपर से मतलब आपने क्या करना है जी, तवज्जो से मेहनत करके इन नंबर को आपने समेटना है। ऊपर ऊपर से सतही के एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, एग्जामिनर ये कर देगा, नहीं व्यूवर्स, आपने क्या करना है, इसको टाइम देना है। वो टाइम के लिए आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि वो चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो या प्रिसाइज राइटिंग हो, आपको प्रैक्टिस ही काबिल बनाएगी। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे ही कॉम्प्रिहेंशन और प्रिसाइज राइटिंग कर सकेंगे। तो प्रैक्टिस का भी मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया जी, क्लैरिटी। क्लैरिटी कैसे आएगी? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, कम से कम 3 दफ़ा आप पढ़ेंगे। एक दफ़ा आपने पढ़ा था कॉम्प्रिहेंशन के लिए, 3 दफ़ा अब आप क्या करेंगे, प्रिसाइज राइटिंग करते हुए आप क्या करेंगे जी, 3 दफ़ा पढ़ेंगे। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, मिनिमम इतनी दफ़ा ज़रूर पढ़ें कि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए कि ये बेसिकली टॉपिक किसके लिए है, इतनी सारा जो पैसेज में बातें लिखी हुई हैं ये किस लिए। क्लैरिटी ये हो गई। नंबर 2, रीड केयरफुली। अब आपने क्या करना है जी, इसे बहुत ही ज़्यादा मुहतात होकर पढ़ना है। हर पॉइंट को आपने क्या करना है, फोकस करना है कि क्या बात कही जा रही है, क्या बात इसमें रिपीट हो रही है, या क्या बात गैर अहम है, क्या बात बहुत ज़्यादा अहम है। अगर मैं इस चीज़ को ले लूँ, इस चीज़ को छोड़ दूँ, तो मेरे इस पैसेज पे प्रिसाइज राइटिंग करते हुए कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या होगा जी, रीड केयरफुली। केयरफुल रीडिंग की आपको ज़रूरत होगी। केयरफुल रीडिंग के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं कि आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट पे करें, और कितने मिनट रख के, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप 45 to 50 मिनट्स रखें, और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो 50 to 55 मिनट्स आप क्या करें जी, इसको रखें। तो आखिर में सब ये क्वेश्चन करें तो आपके पास अगर 60 मिनट्स हैं तो आप क्या करें जी, 50 to 55 मिनट्स प्रिसाइज राइटिंग और कॉम्प्रिहेंशन को दें, और लास्ट के 5 मिनट्स आप क्या करें जी, अपने पूरे पेपर को एक दफ़ा रीड कर लें। अच्छा व्यूअर्स, हमने क्या देखा जी, रीड केयरफुली। आपने वंस, ट्वाइस, थ्राइस पढ़ लेना है क्लैरिटी के लिए, और फिर आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपने बहुत ही मोहतात होना है, आपके ऊपर कोई बर्डन ना हो कि मेरा ये क्वेश्चन अभी पड़ा है, ठीक है, आप किसी और चीज़ को ना सोच रहे हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए कि मैंने इस पूरे पैसेज को अच्छी तरह समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरलाइनिंग। अब अंडरलाइनिंग से क्या मुराद है? अंडरलाइनिंग से मुराद है व्यूवर्स कि आप क्या करेंगे, ये देखिए, आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है ये बात अहम है, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, आपको लगता है कि ये भी अहम है, आपने इसे भी अंडरलाइन कर दिया। फिर आपको लगता है कि ये यहाँ से अहम है, चले जी, ये आपने सारी क्या किया जी, अंडरलाइन कर दी। तो जितनी भी चीज़ आपको अहम लगती जाएगी आप उसे क्या करेंगे जी, अंडरलाइन करते जाएंगे। जब आप अंडरलाइन कर रहे होंगे तो आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मुझे तो हर बात ही अहम लग रही है, तो इस तरह तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियल है। फॉरगेट इट। आपने बस हर अहम बात को अंडरलाइन कर लेना है। ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आउटलाइन। आपने इससे आउटलाइन बनानी है। अब आउटलाइन क्या होगी जी, आउटलाइन से मुराद ये होती है कि जो बातें आपने अंडरलाइन की है ना व्यूअर्स, ठीक है, वो आप क्या करेंगे, हर एक सेंटेंस का कोई पॉइंट बना लेंगे। पॉइंट से क्या मुराद है जी, आप कोई आउटलाइन, यानी कि इस स्टेटमेंट की आप एक पॉइंट जहन में रखकर कि अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो मुझे क्या हो जाए जी, याद आ जाए कि इसके बारे में क्या मैंने पढ़ा था। मेरी बात समझ रहे हैं? आपने क्या करना है,
आपने ये जो अंडरलाइन किया था ना, इसका कोई ऐसा वर्ड लें जो आपको लगे कि ये क्या है जी, मैं इसको देखूं, फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, इसे देखूं तो मुझे ये याद आ जाए। इस तरह से आपने क्या करना है, जितने भी आपने सेंटेंसेस अंडरलाइन किए हैं उनके आप क्या करेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे। ये आपकी आउटलाइंस होंगी। अब आउटलाइन क्यों मददगार साबित होती हैं व्यूअर्स? वो इसलिए कि जब आप एक दफ़ा इसकी आउटलाइन बना लेंगे, आपने 3 दफ़ा इसे पढ़ा, अंडरलाइन किया, आपने बड़े मोहतात अंदाज में पढ़ा, क्लैरिटी के साथ पढ़ा, जब आप इसकी आउटलाइन बना देंगे व्यूअर्स, तो फिर आपने टेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो पैसेज लिखा हुआ है, फिर आप उसे नहीं देखेंगे। फर्दर प्रोसेस के लिए आप उसे फिर नहीं देखेंगे। उसकी वजह यह है कि आपने इसे अपने अल्फाज में लिखना होता है। तो अगर आप ओरिजिनल पैसेज को देख कर लिखेंगे तो व्यूअर्स आप डेफिनेटली उसमें से चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया? तो आपने जब आउटलाइन बनानी है तो वो आपके मेन पॉइंट्स होंगे और आप फिर उन मेन पॉइंट्स से क्या करेंगे, अपनी तरफ से उन पॉइंट्स को देखकर रिकॉल करेंगे कि इस पॉइंट के लिए मैंने ये पॉइंट बेसिकली किस अंडरलाइन सेंटेंस का था। आप उसके क्या करेंगे, पैसेज बनाना शुरू करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, उसके बाद है जी ओमिशन। ओमिशन क्या होता है जी? ओमिशन कहते हैं जी कोई चीज़ ओमिट कर देना, ख़त्म कर देना। अब जो गैर ज़रूरी बात होगी व्यूअर्स, जैसे कि कोई एग्जाम्पल दी हुई है, आप उसे ओमिट कर दोगे। ठीक है जी? कोई लॉन्ग फ्रेजेस हैं जो आपको लगता है कि ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, या फिर किसी एक्सप्लेनेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा के बयान किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसे ओमिट कर देंगे, ओमिशन कर देंगे। उसमें गैर ज़रूरी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है जी, अनबाइस्ड होना है। अनबाइस्ड का क्या मतलब है जी? आपने तासुब नहीं रखना। अनबाइस्ड, आप तासुब नहीं करेंगे। यानी कि तासुब से क्या मुराद है, अपनी तरफ से फेवरेटिज्म नहीं ऐड करेंगे। जो हकाइक पर बात होगी आपने बस वही करनी है, खुद से कोई एग्जाम्पल नहीं देनी। ठीक है? जो पैसेज आपको दिया गया है सिर्फ आप उसी पैसेज के ऊपर ही फोकस करेंगे। उसके बाद है व्यूअर्स कोहेरेंस। कोहेरेंस कहते हैं रब्त होना। अब इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देता हूँ, जैसे कि तस्बीह के दाने, बीड्स ऑफ रोजरी, ये क्या है देखें, इनके अंदर रब्त होता है। आप एक दाना नीचे करते हैं तो दूसरा आगे आ जाता है, और जो नीचे जाता है व्यूअर्स वो दूसरे दाने के साथ जाके लग जाता है। तो ये जो रब्त है ना, हर सेंटेंस का जो आपने आउटलाइन बनाकर पैराग्राफ लिखेंगे तो आपका, या आप आउटलाइन बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि मेरा इस जुमले का इस जुमले के साथ रब्त होना चाहिए, ये कोहेरेंट होना चाहिए। ठीक हो गया व्यूअर्स? नेक्स्ट पॉइंट है जी, आप प्रिसाइज का साइज़ क्या है? तो व्यूअर्स प्रिसाइज जो होता है ना वो 1/3 होता है। अब इस पॉइंट को ज़रा समझें, 1/3 क्या है व्यूअर्स? 1/3 से मुराद ये है कि अगर एग्जामिनर आपको ये नहीं कहते कि आप इतने वर्ड्स पर प्रिसाइज करें, तो इसका मतलब ये है कि आपने फिर 1/3 लिखना है। अब 1/3 क्या है व्यूअर्स? फॉर एग्जांपल आपने काउंट करना है ओरिजिनल पैसेज को। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर टोटल पैसेज के वर्ड्स खुद ही मेंशन कर देते हैं, बाज़ दफ़ा वो नहीं करते, तो आपको काउंट करने होंगे कि टोटल कितने वर्ड्स हैं, फिर उसे आप डिवाइड करेंगे 3 पर, तो जो वर्ड्स निकलेंगे आपने उतने वर्ड की क्या करनी होगी, प्रिसाइज राइटिंग करनी होगी। यानी कि 1/3 आपने देना है। अच्छा, हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये 200 वर्ड्स हैं, या सिंपली हम करते हैं 300 वर्ड्स का ये पैसेज आया आपको। अब आप क्या करेंगे, इसका 1/3 बहुत ही सिंपल है, 100 आपने अल्फाज में लिखना है, 200 वर्ड्स आपने इसमें से ओमिट करने हैं। तो 100 वर्ड्स का जब आप प्रिसाइज राइटिंग करेंगे ना व्यूअर्स, तो आपने 100 से 101 तो कर सकते हैं, 102 नहीं। यानी 101 अल्फाज एक्सेप्टेबल होंगे, 102 नहीं होंगे। इसी तरीके से 99 एक्सेप्टेबल होंगे, 98 नहीं होंगे। आपके पास एक एक वर्ड की चॉइस होगी। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी किसने पढ़ना है, एग्जामिनर पढ़ेंगे। और वो कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बताता हूँ। आपकी एक लाइन के वर्ड काउंट करके टोटल लाइंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उनके सामने टोटल वर्ड्स आ जाएंगे। तो अगर आपने
इस चीज़ की तवज्जो नहीं की तो आपके बहुत सारे मार्क्स कटेंगे, ना कम हो ना ज़्यादा हो। जितना क्या बताया गया है 1/3 आपने बयान करना है। उसके बाद व्यूअर्स आपकी प्रिसाइज राइटिंग में जो है सेंटेंसेस जो हैं वो कैसे होने चाहिए, तो व्यूअर्स वो होने चाहिए जी इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? यानी कि आपने डायरेक्ट बात नहीं करनी, पैसेज चाहे जो भी है, आपने ये बताना है कि द राइटर वांट्स टू से दिस, ही वॉज फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट। अब ये क्या है, आप बता रहे हो वो ये कर रहा है, ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट स्पीच है। आप डायरेक्टली नहीं कह रहे कि मुझे ये लग रहा है और ये है, नो, आपने इनडायरेक्ट स्पीच का फोकस करना है। उसके बाद व्यूअर्स टेंसेस पर, टेंसेस जो हैं अमूमन क्या होता है, पास्ट टेंस होता है, लेकिन मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, आपने चूंकि इनडायरेक्ट वे में लिखना है तो आपने ख्याल करना है कि टेंस जो है वो जो पैसेज में है वही आप बयान करें। उसके अलावा पर्सन्स कौन से आने चाहिए? पर्सन में व्यूअर तो आप कोशिश करें कि आई और वी का इस्तेमाल ना करें, आप क्या करें, ही का इस्तेमाल, यानी थर्ड पर्सन का आप क्या करें जी, इस्तेमाल करें, ज़्यादा बेहतर है। आई तो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, वी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो वर्ड है वो क्या है, ही शी, आप यानी थर्ड पर्सन दे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है, ऑन वर्ड्स। अब ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि कॉपी कैट नहीं करना, ऑन वर्ड्स। अच्छा जी, अब इस चीज़ का जहन में रखिएगा, ये देखें ऑन वर्ड्स के चक्करों में आपने बायस नहीं हो जाना, यानी कि अपनी तरफ से आपने लिखना है, लेकिन लिखना क्या है, जो उस पैसेज में बयान किया गया है, कोई एग्जाम्पल अपनी तरफ से ऐड नहीं करनी, जो उस पैसेज में दी गई हैं वो भी आपने इग्नोर कर देनी। ठीक हो गया? तो आपने क्या करना है, ऑन वर्ड्स में करना है। फिर है जी आपकी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच यानी कि आपने सब्जेक्टिव नहीं होना, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव रहना है, जो बात है बस वही बयान करनी है, गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करनी है, एग्जाम्पल नहीं देनी, जो आपको गैर अहम बातें लगेंगी आप उसे ओमिट करते जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, अब एक और पॉइंट है जी, सिंगल पैराग्राफ। आपके जो प्रिसाइज राइटिंग है वो क्या होनी चाहिए जी, सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए। ठीक हो गया व्यूअर्स, आपका पैराग्राफ जो है वो एक हो, और वो मैंने आपको बताया 1/3 हो। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट जो मैंने आपको दोबारा बताना है, ये जो 1/3 था ना व्यूअर्स, अगर आपको एग्जामिनर लिमिट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पर देखा कि अगर ये 300 वर्ड्स की है तो आपको इसका 1/3 क्या होगा, 100। लेकिन अगर आपको एग्जामिनर कहता है जी आप 75 वर्ड्स पे लिखें, तो आप बाउंड हैं, जो उन्होंने कहा है आप उतने ही वर्ड्स लिखेंगे, फिर आपने ये नहीं करना कि 1/3 लिखें। ठीक हो गया व्यूअर्स? तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। अब हम डिस्कस करते हैं कि आप इन चीज़ों को तो फोकस करेंगे, लेकिन आपने इसके लिए करना क्या है, प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीज़ें तो आपने फोकस करनी है, लेकिन प्रोसीजर क्या है, ये आपकी यूनिवर्सिटी शीट है, यूनिवर्सिटी शीट। अब आप सारे क्वेश्चन कर लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप इस पेज पर हैं जहाँ पर आपने पहले कॉम्प्रीहेंशन किया, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन के बाद आप क्या कर रहे हैं, प्रिसाइज राइटिंग, ठीक है। अब मेरी बात सुने, बाज़ दफ़ा ये होता है कि एग्जामिनर पहले ही आपसे प्रिसाइज राइटिंग कहते हैं, तो आप पहले प्रिसाइज राइटिंग कर लें, और अगर वो पहले कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो आप पहले वो कर लें, और अगर आप कॉम्प्रीहेंशन पहले करना चाहते हैं तो प्रिसाइज राइटिंग अगर शुरू में भी आई है तो आप उसकी नंबरिंग लास्ट पे देकर, जो नंबर का वो क्वेश्चन है वो नंबर लिखकर आप लास्ट पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। फॉर एग्जांपल कॉम्प्रीहेंशन में 3 क्वेश्चन आए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 प्रिसाइज राइटिंग है और बाकी 3 क्वेश्चंस जो हैं वो क्या है, कॉम्प्रीहेंशन पर हैं। तो आप क्या करेंगे जी, आप लिख देंगे जी, ये देखिए ये 2, यानी कि आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो, उसका जवाब लिख देंगे, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर नीचे जाके आप फर्स्ट लिख दें, और फर्स्ट के आगे फिर आप क्या करेंगे, स्पेस। अब वहाँ पर आपने क्या करना है, यानी कि जब आप प्रिसाइज राइटिंग का पोर्शन पे आएंगे आप उसे रख देंगे। फॉर एग्जांपल ये था, आप क्या करेंगे, शीट को टर्न करेंगे, लास्ट पे जाके आपने व्यूवर्स क्या करना है जी,
आपने लास्ट वाली जो बिल्कुल शीट के आखिर वाली होगी उसके ऊपर आप व्यूवर्स लिखेंगे रफ। ठीक है जी, रफ लिखना है। अब आप वहाँ पर ये सारा प्रोसीजर करेंगे। कौन सा? ये जो आपने अंडरलाइनिंग की, जो आपने आउटलाइन बनाई, मैंने आपको कहा था आपने आउटलाइन बना लेनी है। आउटलाइन बनाने के बाद आप ओरिजिनल पैसेज जो है, ओरिजिनल पैसेज को आप नहीं देखेंगे, यानी अपने क्वेश्चन पेपर को आपने दोबारा नहीं देखना। अगर आप देखेंगे तो इसके इम्कानात हैं कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब उन आउटलाइन को देखकर आपने ये सारा काम जो है ना, आउटलाइन जो बनानी है वो रफ वाली साइड पे बनानी है। अब उन आउटलाइंस को देखकर आप क्या करेंगे, सोचेंगे, रिकॉल करेंगे कि इस आउटलाइन का मैंने क्या पढ़ा था, वो अब आप लिखना शुरू कर देंगे। जो आप जितने भी आपके आउटलाइंस हैं, जितना भी मटेरियल है, आप जब उसे लिख लेंगे वो आपका हो जाएगा ड्राफ्ट। कौन सा जी? ड्राफ्ट नंबर 1। अच्छा व्यूअर्स, अब आपने क्या करना है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियल होगा। आप क्या करेंगे जी, उस ड्राफ्ट 1 में से कटिंग करेंगे। जो चीज़ रेपिटेशन हो रही है, रेपिटेशन यानी कि एक बात आपने ऊपर कही है फिर कहीं जाकर दोबारा हो रही है, फिर आप देखेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है वहाँ रहने देंगे, और जहाँ पर सूटेबल नहीं है या कम सूटेबल है वहाँ से उसे ख़त्म कर देंगे। ये सारा कुछ आप करेंगे ना, तो हो सकता है ये देखें, जैसे कि ये गैर ज़रूरी था जी, ये भी गैर ज़रूरी था, ये भी गैर ज़रूरी था। जब आप आउटलाइन की मदद से बना लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी गैर ज़रूरी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल होगा। आप क्या करोगे, उसमें से काट छांट करेंगे। काट छांट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, उसे फिर दोबारा लिखेंगे, वो आपका हो जाएगा ड्राफ्ट। कौन सा जी? 2। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं जी, ड्राफ्ट 1 लिखा, उसी में काट छांट की, अच्छा ये मेरा 2 हो गया, फिर उसमें और मज़ीद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को देखा, ये वो, तो ये मेरा ड्राफ्ट 3 हो गया। ऐसा नहीं करना। एक हो गया, अब आप नीचे उसके जो हैं देखकर, जो आपने अहम रखा हुआ था उसको देखकर आप क्या करेंगे, एक और पैसेज लिखें, वो आपका होगा ड्राफ्ट 2। ड्राफ्ट 2 जो है ना व्यूवर्स, उसे आपने अब तसल्ली से देखना है, उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो। आप देखेंगे इसके कितने वर्ड्स हैं, मुझे कितने रिक्वायर्ड हैं, वो सारे ओके करके उसमें से जो काट छांट हुई होगी, जो दोबारा रेपिटेशन है, उसको ख़त्म करने के बाद आप नया एक पैराग्राफ लिखेंगे और वो बन जाएगा ड्राफ्ट 3। अब ये जो ड्राफ्ट 3 है, आप उसे एक दफ़ा फिर पढ़ेंगे। आपका जो ड्राफ्ट 3 होगा वो एक किस्म का समझ लें फ़ाइनल है, लेकिन फ़ाइनल आपने यहाँ नहीं लिखना, दोबारा अपनी फ्रंट की शीट्स पे जहाँ पर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे वहाँ जाएंगे, और आप वहाँ पर एक लाइन छोड़कर क्या करेंगे जी, वो जो आपका थर्ड ड्राफ्ट था, जो फाइनल था, वो आप इधर दिख लेंगे। अब आपने उसे देखकर कॉपी से पेस्ट करना है। अब आप, क्योंकि वो आपकी अपनी तख्लीक है, अब आप क्या करेंगे, थर्ड पैराग्राफ को, ड्राफ्ट को आप देखकर लिख लेंगे बड़े ही तवज्जो के साथ। फोकस सारा इधर हो आपका। अगर थोड़ा सा भी फोकस ख़राब हुआ तो हो सकता है आप रिपीट कर दें बातें। अब आपने क्या करना होगा, वो जो आपने लाइन छोड़ी थी वहाँ पर आपने टाइटल देना है। टाइटल कैसे आपने देंगे, टाइटल आपने जब इतनी एफर्ट कर लेंगे ना, तो आपको पता है टाइटल जो है, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये पूरा पैसेज किस चीज़ के मुतालिक है। कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि शुरू की और लास्ट की लाइंस में ना आपको टाइटल मिलता है, हो सकता है मिल जाए, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, आपको खुद ही पता लग जाता है कि ये किस चीज़ के मुतालिक है। टाइटल के लिए आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी होती, टाइटल लगे, ठीक है। तो वो टाइटल होना चाहिए, वो 3 अल्फाज पर हो, वो 4 अल्फाज पर हो, बस इतना, ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, टाइटल सिर्फ एक है, ऐसे नहीं करना कि आपको ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, चलें जी मैं अब इस तरह लिख लूँ, 3-4 टाइटल लिख दूँ। नो, एक ही टाइटल आपने लिखना है। हेडिंग देने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हेडिंग नहीं देते तो आप, वो जो मैंने आपको कहा था एक लाइन छोड़नी है, उस लाइन में अगर आप टाइटल लिख दें तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप उसी का ही टाइटल लिख रहे हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में कहते नहीं है कि आप इसका टाइटल लिखें, आपने टाइटल ज़रूर लिखना है, उसका नंबर होता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि अलग से एक क्वेश्चन होता है और फिर प्रेसी लिखनी होती है, तो आप क्वेश्चन के आंसर में वो जो टाइटल आप बनाएंगे ना, तब वो टाइटल, वही टाइटल आपने उधर लिख देना है, और जब आप प्रेसी बना रहे होंगे तो प्रेसी के ऊपर भी टाइटल आपने लिखना है। अच्छा व्यूवर्स, अब यहाँ पर कुछ सवालात हैं, उनके जवाब दूंगा मैं आपको। बच्चे ये जहन में रखते हैं, या उन्हें कुछ टीचर्स ने इस तरह समझाया होता है
कि जो आपने कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस किए हैं वही आप तरतीब के साथ लिख लें तो वो आपकी प्रिसाइज राइटिंग बन जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर वो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ चुका है ना एग्जामिनर, तो वो जब दोबारा प्रिसाइज राइटिंग में वही रेपिटेशन देखेगा, वो आपको क्यों नंबर देगा? ये मैं आपको कह सकता हूं कि जिन पॉइंट्स को उसने क्वेश्चन के तौर पर लिया है वो प्रिसाइज राइटिंग के लिए अहम है, आप उन्हीं के ऊपर ही फोकस करें, उन्हीं को अंडरलाइन करें, उन्हीं को आउटलाइन बनाएं और उनके अपने अपने पॉइंट्स बनाकर फिर खुद से लिखने की कोशिश करें। लेकिन कोशिश करें कि आपने वही बात लिखनी है जो आपको जो पूछी गई है, कही गई है। ठीक हो गया व्यूवर्स? इस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स में, किसी भी किस्म के, वो चाहे कंपटीशन का हो, वो चाहे CSS हो, वो चाहे PMS हो, वो कोई भी असामी के लिए, किसी जॉब के लिए वो पूछा गया हो। आप इसको अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आप इन चीज़ों को फोकस करके अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंशन भी बना लेंगे और इसकी प्रिसाइज राइटिंग भी अच्छे तरीके से बनाकर मैक्सिमम मार्क्स हासिल करेंगे। अब मैं व्यूवर्स आपको एक पैसेज, फिर उसके सॉल्व प्रेसी और उसके सॉल्व आंसर्स की जो है वो आपको भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक पैसेज आया और उसको किस तरीके से प्रिसाइज किया गया है, उसका टाइटल ये बनाया गया है और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉम्प्रिहेंशन के तौर पर उनके जवाबात कैसे दिए गए हैं। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको पूछनी हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।